दोस्तों, एक आदमी जिसने अपने परिवार का बदला ले लिया, हर दुश्मन को खत्म किया, हर गुनहगार को सजा दी, वो अब क्या करे? जब मकसद पूरा हो जाए और जिंदगी में कोई वजह न बचे, तो उस इंसान के अंदर क्या होता है? यही सबसे भारी सवाल है द प्यूनिशर वन लास्ट किल का। यह सिर्फ एक एक्शन स्पेशल नहीं है, यह एक टूटे हुए इंसान की कहानी है जो जिंदा तो है लेकिन जीना नहीं जानता। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी के लिटिल सिसिलिया नेबरहुड से। साल है 2026। फ्रैंक कैसल जॉन बर्नथल एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जो टेक्निकली जिंदगी नहीं है। वो ऑफ द ग्रिड है, न कोई आइडेंटिटी, न कोई जॉब, न कोई इंसान जिसे वो अपना कह सके। उसके पास एक छोटा अपार्टमेंट है। हर सुबह वो उठता है, कपड़े पहनता है, ड्रे की डोनट शॉप से एक कॉफी लेता है और बाहर निकल जाता है। नेबरहुड में वो बस घूमता है, देखता है। लिटिल सिसिली की गलियां, टूटी दीवारें, गैंगस्टर्स का आतंक, बच्चों का डर, वो सब देखता है और कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि उसका काम हो गया। द प्यूनिशर रिटायर्ड हो गया है, लेकिन फ्रैंक कैसल कभी रिटायर्ड नहीं हुआ था। उसने बस खुद को बंद कर लिया था। उसके घर में एक सेफ था जिसमें उसका पूरा आर्सेनल बंद था। गन्स, नाइव्स, एमो सब वहां था, और उस सेफ की उसने बाहर रखी हुई थी, जैसे वो खुद को टेम्प्ट नहीं करना चाहता था। फ्रैंक जानता था कि अगर उसने वो सेफ खोला तो पनिशर वापस आ जाएगा, और फ्रैंक कास्टल उस वापसी से डरता था। फ्रैंक के दिमाग में एक कांस्टेंट बैटल चल रही थी, हेल्यूसिनेशंस, पुराने मेमोरीज, वो फेसेस जो उसे याद दिलाते थे कि वो क्या था, क्या है और क्या हो सकता है। सबसे ज्यादा जो हेल्यूसिनेशन उसे डिस्टर्ब करती थी वो थी कर्टिस हॉयल की। जेसन आर मूर ने यह किरदार निभाया। कर्टिस फ्रैंक का सबसे पुराना दोस्त था, एक नेवी वेटरन जो एक सपोर्ट ग्रुप चलाता था उन लोगों के लिए जिन्होंने जंग में कुछ खोया था। रियल कर्टिस अब फ्रैंक की जिंदगी में नहीं था, लेकिन फ्रैंक के दिमाग में कर्टिस का एक वर्जन था, कभी सपोर्टिव, कभी टॉन्टिंग। एक वर्जन जो कहता था तुम ठीक हो, सब ठीक होगा। दूसरा वर्जन जो कहता था तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी वॉर खत्म हो गई, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फ्रैंक के फेलो मरीन्स भी उसके विजन्स में आते थे। वो फेसेस जो उसने जंग में देखे थे, वो साथी जो मारे गए थे, वो सब फ्रैंक के सपनों में और जागते वक्त भी दिखते थे। PTSD का यह ब्रूटल पोर्ट्रायल इस स्पेशल को बाकी मार्वल प्रोजेक्ट से कंप्लीटली अलग बनाता था। यहां कोई सुपर पावर्स नहीं थे, कोई इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं थे। यहां सिर्फ एक इंसान था जिसका दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। फ्रैंक की रोजमर्रा की जिंदगी में ड्रे था, डोनट शॉप का ऑनर। ड्रे एक लोकल था जो लिटिल सिसिलिया में रहता था और जो फ्रैंक को जानता था, या कम से कम उसे पहचानता था। ड्रे की एक छोटी बेटी थी, चार्ली। मिला जेम्स ने यह किरदार निभाया। चार्ली एक इनोसेंट, मासूम बच्ची थी जो हर रोज फ्रैंक को देखती तो उसे वेव करती थी। उस बच्ची की इनोसेंस उस करप्ट, वायलेंट नेबरहुड में फ्रैंक को कुछ फील करवाती थी। शायद वो सिर्फ एकमात्र चीज थी जो फ्रैंक को थोड़ा वार्म करती थी। लेकिन फ्रैंक की सबसे गहरी पेन उसके परिवार की याद थी। मरिया, लीसा और फ्रैंक जूनियर, उसकी वाइफ, बेटी और बेटा, जो सेंट्रल पार्क में उस दिन मारे गए थे जब एक गैंग कन्फ्रंटेशन के क्रॉस फायर में वो सब आ गए थे। उस दिन फ्रैंक कास्टल मरा था, लिटरली नहीं, लेकिन जो इंसान वो था वो उस दिन खत्म हो गया था, और जो बचा था वो था पनिशर। फ्रैंक ने उनका बदला ले लिया था, हर उस आदमी को खत्म किया था जो उस दिन रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन बदला लेने के बाद क्या बचा? यह सवाल फ्रैंक को रोज तड़पाता था। मैरिया की हंसी याद आती थी, लिसा का बचपन याद आता था, फ्रैंक जूनियर की आवाज याद आती थी, और साथ में आती थी वो नाइटमेयर, उस दिन का वो मैसेकर जो उसे नींद से जगा देती थी। एक दिन फ्रैंक सेमेट्री गया। वो अक्सर जाता था अपने परिवार की कब्रों के पास। वो बैठा, बात की जैसे वो सुन रहे हों। उसने मैरिया की कब्र पर वो की रखी, उसके अर्सनल की एक सिंबॉलिक जेस्चर, जैसे वो कह रहा हो कि मैं यह सब छोड़ रहा हूं। और फिर फ्रैंक ने अपनी गन उठाई।
अपनी कनपटी पर रखी। वो मोमेंट जब फ्रैंक कास्टल सुसाइड करने की कगार पर था, यह इस पूरी स्पेशल का सबसे डेवस्टेटिंग, सबसे ऑनेस्ट मोमेंट था। क्रिटिक्स ने कहा कि यह सीन उन्हें रुला गया। एक आदमी जिसने दुनिया में इतना खून देखा था, इतनों को मारा था, वो खुद अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके होने का कोई मकसद नहीं बचा। लेकिन ठीक उसी मोमेंट में फ्रैंक को एक विजन आया। उसकी बेटी लीसा वो खड़ी थी, देख रही थी। फ्रैंक का हाथ रुक गया। वो हेलुसिनेशन था, रियल नहीं था, लेकिन उस पल उसने काम किया। फ्रैंक ने गन नीचे रखी और वो टूट पड़ा। वो आंसू जो शायद सालों से बंद थे, वो बह गए। फ्रैंक कासल उस दिन सेमेट्री में रोया, अकेला, अंधेरे में, अपनी बेटी की कब्र के पास। वो घर वापस आया, अलाइव, लेकिन किसी लिए यह अभी भी नहीं जानता था। लिटिल सिसिली में एक नई प्रॉब्लम थी जो फ्रैंक ने इग्नोर करने की कोशिश की थी। ग्नूची क्राइम फैमिली। यह न्यूयॉर्क सिटी के अंडरवर्ल्ड में एक पुरानी फैमिली थी जिसका रेस्टोरेंट लिटिल सिसिली में था और जिनका शैडो पूरे एरिया पर था। नूची के गुंडे नेबरहुड में टेरर फैला रहे थे, लोकल बिजनेसेस को थ्रेटन करते थे, लोगों को डराते थे और किसी के भी बोलने पर वायलेंस करते थे। फ्रैंक ये सब देखता था और वॉक पास्ट कर देता था। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिटायर हो गया हूं। एक दिन वो मोमेंट आया जो सब बदल गया। एक छोटा बच्चा था, जॉनी। वो अपना डॉग कैमो लेकर ग्नूची रेस्टोरेंट के सामने से गुजरा। मिकी और उसके साथी ग्नूची के गन्स वहां खड़े थे। उन्होंने जॉनी को रोका, बिना किसी वजह के, सिर्फ क्योंकि वो कर सकते थे। उन्होंने जॉनी को बुरी तरह बीट किया और उसके डॉग कमो को मार दिया। एक निर्दोष बच्चे का एक निर्दोष जानवर। क्रुएल्टी फॉर क्रुएल्टीज सेक। फ्रैंक दूर से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ जागा। वो फायर जो उसने बुझाने की कोशिश की थी। उसने जॉनी को देखा, रोते हुए अपने मरे हुए डॉग के पास बैठे, और उसने खुद को देखा। वो दिन जब उसका परिवार मारा गया था, वो हेल्पलेसनेस, वो पेन। फ्रैंक ने जॉनी को हेल्प किया, उसे सेफ करवाया, लेकिन वो फायर अब बुझने वाली नहीं थी। फ्रैंक ने ड्रे से बात की, उसे नेबरहुड की पूरी सिचुएशन बताई, नूची फैमिली के बारे में पूछा। ड्रे ने बताया, ये लोग बहुत पावरफुल हैं, पुलिस इनसे डरती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ड्रे की छोटी बेटी चार्ली, जो फ्रैंक को वेव करती थी, उसकी सेफ्टी भी इसी ग्नूची फैमिली के टेरर की वजह से खतरे में थी। फ्रैंक ने एक डिसीजन किया। वो सीमेट्री वापस गया। मरिया की कब्र पर जो की उसने रखी थी, उसे उसने वापस उठाया। घर आया, सेफ खोला और उस आर्सेनल को उसने फिर से छुआ जो उसने लॉक कर दिया था। द पनिशर एक बार फिर जाग रहा था। मां ग्नूची, जूडिथ लाइट ने यह विलेन का किरदार निभाया और यह इस स्पेशल की सबसे चिल्लिंग परफॉर्मेंस थी। मां ग्नूची एक बुजुर्ग औरत थी, बाहर से सिविलाइज्ड, एजुकेटेड और पॉलिश्ड, लेकिन वो ग्नूची क्राइम फैमिली की हेड थी। उसके एक इशारे पर लोग मारे जाते थे। जूडिथ लाइट ने उसे एक ऐसी कोल्डनेस के साथ प्ले किया जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। क्रिटिक्स ने स्पेसिफिकली उनकी परफॉर्मेंस को फ्रैंचाइज विलेन पैंथियन वर्दी कहा। मग्नूची के नेटवर्क में उसके गुंडे थे, उसके लेफ्टिनेंट्स थे और वो लोग थे जो उसके लिए डर्टी वर्क करते थे। लिटिल सिसिली उसकी टेरिटरी थी और वो इसे किसी को नहीं देना चाहती थी। फ्रैंक ने पहले इंटेलिजेंस गैदरिंग की। वो नेबरहुड में घूमा, ऑब्जर्व किया, पैटर्न्स देखे। नूची के आदमी कहाँ जाते हैं, कब आते हैं, कौन कहाँ रहता है, ये सब फ्रैंक ने सिस्टमैटिकली नोट किया। यही फ्रैंक कास्टल का स्टाइल था, पहले प्लान फिर एग्जीक्यूट। इमोशन से काम नहीं, स्ट्रैटेजी से। एक टैटू पार्लर था जो ग्नूची के ऑपरेशंस का एक हब था। वहां मिकी का एक करीबी आदमी था, हेविली टैटूड, बड़े साइज का, इंटिमिडेटिंग। फ्रैंक ने उस जगह को अप्रोच किया। जो सीन वहां हुआ वो इस स्पेशल का मोस्ट टॉक्ड अबाउट एक्शन सीन था। कोई CGI नहीं, कोई सुपर हीरो मूव नहीं, बस रॉ, ब्रूटल, फिजिकल कॉम्बैट। फ्रैंक कैसल एक ट्रेंडेड मरीन था, एक ट्रेन्ड किलर था। उसने उस आदमी को रोका और जो हुआ वो देखने वालों को याद रहा। डेनिस,
रो रैंसेल ने यह रोल किया। डेनिस एक ऐसा कैरेक्टर था जो ग्नूची फैमिली के साथ था, लेकिन जिसके अंदर कुछ था जो कंप्लीटली लॉयल नहीं था। उसका एक बैक स्टोरी था। नेबरहुड के साथ उसका एक कनेक्शन था जो माँ ग्नूची के लिए सिर्फ बिजनेस था। फ्रैंक और डेनिस का एक ऐसा इंटरैक्शन था जो प्योर एक्शन नहीं था। वहां एक कॉन्वर्सेशन थी, एक मॉरल एक्सचेंज था। डेनिस ने फ्रैंक को बताया माँ ग्नूची का असली प्लान क्या था। वो लिटिल सिसिली को कंप्लीटली क्यों कंट्रोल करना चाहती थी। रियल एस्टेट, मनी लॉन्ड्रिंग, एक बिगर क्रिमिनल नेटवर्क का हिस्सा। यह सिर्फ नेबरहुड क्राइम नहीं था, यह एक मच लार्जर ऑपरेशन था। जॉनी फिर फ्रैंक की कहानी में आया। जॉनी ने अपने डॉग की डेथ का बदला लेना चाहा, मिकी के पास जाना चाहता था। फ्रैंक ने उसे रोका। यह सीन इस स्पेशल के मोस्ट इमोशनली लेयर्ड मोमेंट्स में से एक था। फ्रैंक ने जॉनी को देखा और उसमें खुद को देखा, एक छोटा बॉय जो पेन में था और जो उस पेन को वायलेंस से रिजॉल्व करना चाहता था। फ्रैंक ने जॉनी से कहा, यह रास्ता ले लिया तो वापसी नहीं है। यह लाइन फ्रैंक ने खुद अपने बारे में भी फील की। वो जानता था कि उसने वो रास्ता ले लिया था और उससे वापसी उसके लिए भी नहीं थी। फ्रैंक ने जॉनी को प्रोटेक्ट किया। मिकी से उसका हिसाब फ्रैंक ने खुद किया और उस पूरी प्रोसेस में फ्रैंक को रियलाइज हुआ यही उसका पर्पस है। नॉट रिवेंज, नॉट वॉर, प्रोटेक्शन। उन लोगों की प्रोटेक्शन जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते। हेल्यूसिनेशंस और रियलिटी के बीच फ्रैंक की जंग पूरी स्पेशल में कंटिन्यू रही। एक सीन में कर्टिस का सपोर्टिव वर्जन आया जिसने फ्रैंक को कहा कि तुम ठीक हो, तुम सही रास्ते पर हो। यह फ्रैंक का इंटरनल वैलिडेशन था। वो पार्ट ऑफ हिम जो चाहता था कि वो जो कर रहा है वो राइट है। ग्नूची के साथ फाइनल कॉन्फ्रंटेशन की तरफ स्टोरी मूव करती रही। फ्रैंक ने एक एक लेयर हटाई, नूची के ऑपरेशंस को पीस बाय पीस डिस्ट्रॉय किया। बिजनेसेस जो उनके लिए मनी लॉन्डर करते थे, कनेक्शंस जो उनकी प्रोटेक्शन करते थे, सब एक एक करके खत्म होते गए। ग्नूची को अब फ्रैंक की प्रेजेंस का पता था। उसने अपने बेस्ट पीपल को भेजा फ्रैंक को स्टॉप करने के लिए। एक वेयरहाउस में एक कॉन्फ्रंटेशन हुई। फ्रैंक अकेला था, कई गूंज थे। ये वो सीक्वेंस था जिसके बारे में फिल्म बूस्टर के एक रिव्यूअर ने लिखा कि सेकंड हाफ इज पैक्ड विथ ट्रूली ब्रूटल एक्शन। ये TVMA था, फुल R रेटेड स्पिरिट के साथ। कोई मर्सी नहीं, कोई होल्डिंग बैक नहीं। फ्रैंक घायल हुआ, वो थका हुआ था, वो फिजिकली हर्ट था, लेकिन प्यूनिशर रुकता नहीं। फ्रैंक कैसल रुकता नहीं। एक बिल्डिंग की रूफ पर एक चेस सीन हुई जिसमें फ्रैंक को फॉल होना पड़ा। ये वो सीन था जिसके CGI को कुछ व्यूअर्स ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन जो इंटेंशन था वो क्लियर था। ग्नूची और फ्रैंक का फाइनल फेस ऑफ, जूडिथ लाइट का वो परफॉर्मेंस जिसमें उन्होंने एक बुजुर्ग क्रिमिनल की उस एरोगेंस को दिखाया जो यह बिलीव करती थी कि वो अनटचेबल है। ग्नूची ने फ्रैंक को अंडर एस्टिमेट किया था। उसने सोचा था कि फ्रैंक एक स्पेंट फोर्स है। उसे नहीं पता था कि फ्रैंक कास्टल सबसे डेंजरस तब होता है जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। वो कॉन्फ्रंटेशन ब्रूटल था, रॉ था, और जब वो खत्म हुई, लिटिल सिसिली से ग्नूची क्राइम फैमिली का चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन स्टोरी का सबसे पावरफुल मोमेंट अब भी आना था। फ्रैंक अपार्टमेंट पर वापस आया, बैटर्ड, टायर्ड। उसने मिरर में देखा एक आदमी जो कहीं जा नहीं रहा था। उसने सेफ खोला और उसने वो निकाला जो उसने सालों से नहीं पहना था। वो स्कल, पनिशर का आइकॉनिक वाइट स्कल, वो सिंबल जो उसकी आइडेंटिटी थी। वो सीन जब फ्रैंक ने वो स्कल पहना, जब व्यूअर्स ने पहली बार पूरी स्पेशल में फ्रैंक कासल को पनिशर बनते देखा, वो सीन गूज बम्प्स इंड्यूसिंग था। फिल्म बूस्टर रिव्यूअर ने लिखा, द फाइनल सीन gave me goosebumps और that's when I suddenly saw the real Punisher। यह एक्सेप्टेंस था। फ्रैंक कासल ने एक्सेप्ट किया कि यही वो है। पनिशर उसकी कर्स नहीं है, पनिशर उसकी जिम्मेदारी है। कर्टिस हॉयल का एक लास्ट हेलुसिनेशन था। इस बार वो सपोर्टिव वर्जन था, वो वर्जन जो फ्रैंक को जज नहीं कर रहा था, टॉन्ट नहीं कर रहा था। वो बस था,
एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह। यह फ्रैंक की इंटरनल पीस का एक ग्लिम्प्स था, वो एक्सेप्टेंस कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे की जिंदगी में भी एक पर्पस है। ड्रे की शॉप से निकलते हुए फ्रैंक को चार्ली ने वेव किया, उस बच्ची की मासूम वेव। उस नेबरहुड में जो अब थोड़ा सेफर था, फ्रैंक ने पहली बार उसे वेव बैक किया। एक छोटा मोमेंट लेकिन मीनिंगफुल। और एंडिंग में एक हिंट था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए। फ्रैंक कासल फिर से एक्टिव था, एक नई चैप्टर शुरू होने वाला था। द पनिशर वन लास्ट किल 12 मई 2026 को डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई। टीवी एमए रेटिंग के साथ अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स की रन टाइम के साथ। यह मार्वल का फेज 6 का हिस्सा था और थर्ड स्पेशल प्रेजेंटेशन था। जॉन बर्नथाल ने खुद इसकी स्क्रिप्ट को राइट की, डायरेक्टर राइनाल्डो मार्कोस ग्रीन के साथ केविन फाइगी, लुइस डेस्पोजिटो, ब्रैड विंडरबाउम और साना अमानात एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स थे। क्रिटिक्स ने इसे जेन्युइनली प्रेज किया। रॉटन टोमेटोज पर मेजॉरिटी पॉजिटिव रिव्यूज थे। टेसा स्मिथ ने लिखा, अ सोल क्रशिंग adrenaline fueled evolution of the character that left me emotionally exhausted in the best way possible. जेरेमी मथाई ने कहा, crafting a claustrophobic and nightmarish headspace. नागीर चैम्बर्स ने लिखा, Beneath All the Bloodshed is a story deeply rooted in PTSD, grief, survivor's remorse. जॉन बर्नथल की परफॉर्मेंस को फ्रैंचाइज बेस्ट कहा गया। जूडिथ लाइट को विलन के रूप में यूनानिमस प्रेज मिली। कुछ क्रिटिक्स ने 45 मिनट्स की रन टाइम को कम कहा, यह स्टोरी डिजर्व्स अ लॉन्गर ट्रीटमेंट। लेकिन मार्वल का इंटेंशन था शॉटगन ब्लास्ट ऑफ अ स्टोरी, इंटेंस, टाइट, नो फिलर। यह फिल्म उन लोगों के लिए है जो फ्रैंक कास्टल को जानते हैं, नेटफ्लिक्स पनीशर के फैंस, डेरेडेविल बोर्न अगेन देखने वाले। लेकिन यह उन लोगों के लिए भी है जो सुपर हीरो फैटीग से परेशान हैं, क्योंकि यह सुपर हीरो स्टोरी नहीं है, यह एक इंसान की स्टोरी है जो जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है, जो अपने दर्द से लड़ रहा है और जो फाइनली खुद को एक्सेप्ट करता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।